सॉल्यूशंस डिस्कशन है ना, उसके बाद से सर पोस्ट किए। तो ये आपको डाउट क्या है, डाउट फैकल्टी नहीं भेज रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो ग्रुप सर में? मैंने तो ग्रुप में पोस्ट की है कब से, तब तक तो अभी तक 7:32 में पोस्ट की है, तो किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं की। तो उसमें भेज दीजिए ना, दूसरे वाला जो डिस्कशन वाला ग्रुप है। सर और एक बात, मैंने और एक दो क्वेश्चन मैंने उन्हें भेजी थी, तो उन्होंने रिप्लाई गलत आंसर करके भेजा। फिर मैंने बोला कि ये मैं जस्टिफिकेशन पूछा तो बोलने लगे कि फिर बोलने लगे छोड़ दो। तो मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर बोले छोड़ दो। हाँ, तो उनको नहीं आता होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सबको थोड़ी आता है। कोई बात नहीं, आपको मुझसे डिस्कस करना है फिर, क्योंकि सबको सबको नहीं आता ना, तो हमें भी तो सीखना ही है। कोई बात नहीं, तो अब मुझसे सर डिस्कस ये कीजिए। सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आपने क्लास में करवाए थे, मतलब टाइम में करवा, मतलब आपने ऐसे आपने मतलब डिस्कस किए थे, लेकिन उसका सर मतलब सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाया था क्लास में। हम्म। तो वही सारे क्वेश्चंस है। हाँ, तो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने ट्राई किया है कि ऐसे ही भेज दिया? आपने ट्राई किया ना? हाँ सर, ट्राई की सर। ठीक है, तो देखते हैं। मतलब लास्ट तक आंसर तक नहीं आ पाए, मतलब बीच में ही अच्छा, छूट गया। तानिया, जो आपने भेजा है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है ना? तो इस बार जैम और गेट किसी भी एग्ज़ाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सिलेबस में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा इस बार। ठीक है सर। हम्म। चलो भाई, देखो तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन देखो, मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने ट्राई किए होंगे, पता चल जाएगा। इसमें 11वां क्वेश्चन बताइए। हाँ, ये जो 11वां आपने पहला क्वेश्चन भेजा है, एन अर्न कंटेन 4 balls, ईच बॉल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वाइट और ब्लैक, so three balls are added to the urn, then the probability that 5 balls in the urn are black। तो इसमें क्या दिक्कत बताइए, आपने ट्राई किया तो क्या प्रॉब्लम आई? सर ये एक्चुअली सर 4 बॉल्स है, इक्वल प्रोबेबिलिटी विथ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब इसका सर मतलब ये हुआ। और ये जो एडेड टू द अर्न है, मतलब 3 बॉल ब्लैक बॉल एडेड टू द अर्न है। तो अब क्या है कि वो जो मतलब इसको सर जब हम बाइनोमियल ले रहे हैं, मतलब एक्स फॉलोज बाइनोमियल 4 हाफ ली, फिर उसके बाद ये 3 ब्लैक बॉल्स एडेड हुए। तो मतलब सर इसके बाद क्या करूंगी, मतलब उसके बाद मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। 3 ब्लैक बॉल्स कैसे, मतलब वो 3 ब्लैक बॉल्स ऐड भी कर लेती हूँ, तो वो 3 ब्लैक बॉल्स वहां पर क्या हो जाएगा, वो 4+2 7 हो जाएगा, 7 हाफ हो जाएगा। अरे मैडम, उस फाइव थ्री बॉल ब्लैक बॉल का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, देखो आप, उस थ्री एडेड ब्लैक बॉल का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको कंफ्यूज तो करने के फिर लिए यहाँ दिया पर है। नहीं साहब, तो फिर ये 5 बॉल्स और ब्लैक कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो 4 बॉल्स अरे हैं। सुनो ना मैडम, वही तो बोल रहा हूँ। उसने कहा कि 4 ब्लैक बॉल हैं, कोई रेड क्या बोला है, उसमें से या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा। अब आपने इसमें 3 ब्लैक और ऐड कर दिए, चलो तो मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ, 1 2 3, 3 ब्लैक और ऐड कर दिए, तब कितने होगा इसमें? 3 ब्लैक, 3 ब्लैक कर दिए तो 7 हो गया। पहले कितने थे, 4 थे ना? ओके, अब हम्म आपसे पूछ रहा है ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 बॉल ब्लैक होगा। तो आप मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है 5 ब्लैक होगा, इसका क्या मतलब है? हम किसके बारे में अनसर्टेन हैं? ये तो ब्लैक है ही, तो इसका मुझे थोड़ी सोचना है, मुझे उसका सोचना है जिसका नहीं पता ना। तो बोल रहा है कि हाँ, मतलब पहले से जो 4 बॉल्स है उसमें एक ब्लैक होगा। हमें पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पांच पांच बॉल है ब्लैक अर्न में, तो अभी कितने ब्लैक श्योर है? सर्टेन तो 3 है ना, ये 3 तो सर्टेन है,
तो इसको घटा दो, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना हो गया? तीन, तो मतलब इन हाँ 4 में 2। से कितना ब्लैक होना चाहिए? 4 में से, हाँ 2। हाँ 2 2। होगा। अरे थोड़ा दिमाग में लगाओ ना, सिंपल है कि टोटल इसमें 4 थे, 4 ब्लैक भी हो सकते हैं या वाइट भी हो सकते हैं, हमने 3 ब्लैक ऐड किए, तो अब बोल रहा है कि टोटल इसमें 5 ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो इक्विवेलेंट है इसके कि जो पहले 4 बॉल थे उनमें से 2 ब्लैक चाहिए, 2 ब्लैक इन 4 बॉल्स जो पहले था, बाद में 3 वाले को माइनस कर दो, उसके कोई मतलब ही, तो मुझे पता ही है ब्लैक, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अनसर्टेन चीज़ों का ना, ये तो सर्टेन है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? तो मुझे फिर तो निकालना है। वो 4C2 हो जाएगा और हाफ टू दी पावर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे आपको मतलब। सब आता ही है, अब सीखो ध्यान से, जब बता दूंगा सब आ जाएगा। अभी देखो पूरा आंसर लिख देता हूँ ना, फिर कहोगे कि नहीं मैंने क्लास में जब किया तभी लिख के बताया था, 2 अप्रोच से बताया था सर लिख। नहीं सर, वो पोर्शन फिर डिलीट कर क्यों कर क्यों नहीं दिए नहीं, आप? मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ उसका, वो पूरा हमने एंड में सॉल्व किया था ना बाइनोमियल से, कि बाइनोमियल 4,1/2 है ये, एक्स है बाइनोमियल 4,1/2 एक्स। सर वो आपने नहीं किया सर, मतलब टू था, छोड़िए। एक पेपर का हम कितने दिन क्लास करते थे? मैं वीडियो भेज दूंगा, आप दोबारा देख लेना, ठीक है? अगर कट किया होगा तो सर आपने उस पोर्शन का कट किया है। अच्छा देख लेंगे अगर ऐसा हुआ होगा तो। मैं क्या झूठ बोलूंगी? अच्छा मैं अभी वीडियो भेजता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या सच में कट हो गया या है, ये कोई बात हाँ सर, आपने उस पोर्शन क्वेश्चन 11 आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो कट के 12 पे आ गया। नहीं। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक इन 4 बॉल्स था ना, जो 4 हैं, तो 4 ब्लैक भी हो सकते, ये हो गया बाइनोमियल। अब बताइए इसमें प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 2 निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 4C2 और हाफ टू दी पावर 4। कितना आ गया ये? 4 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। हम्म। ठीक है, ये आंसर है। 3/8, हाँ आंसर है तो कम ऑप्शन से कम बी। अब तो लिख के बता दिया ना, ठीक है बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में क्या डाउट है बताइए मुझे, 13 वाला। सर इसका सर मतलब आपने जो 1 मतलब F=1 लेकर करने के लिए बोला था, तो सर मतलब उससे सर जो मतलब फॉर्मेट आ रहा है बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है, मतलब उससे सर कोई आंसर का कोई उम्मीद नहीं। देखो पहले तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करना आप स्टार्ट करो तो उसको कंप्लीट ज़रूर करो, बीच में ये सोच के मत छोड़ दो कि बहुत लेंदी है, इस तरह से है। ये वही होता है कि हम आधे तक गए, आधे रास्ते से वापस आ गए। जब घर पे सॉल्व कर रहे हो तो पूरा सॉल्व करो ना उसको। और अभी मैं क्या नया करूँगा, जो आप जहाँ छोड़ दिए उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। आप भी करते तो वही आंसर आता। देखिए मैंने कहा ये रख लो डेटा, इसने कहा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ये, तो कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसने कहा है कि इसमें द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो इसकी आइगन वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे। अब कैलकुलेशन तो मैं भी वैसे ही करूँगा जैसे कर सकते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक है, सारी आइगन वैल्यू रियल होंगी इसकी। हाँ तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो रैंक 3 हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करना है, डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो से कुछ नहीं होगा। तो चलो इसका आइगन वैल्यू निकालो। अब आइगन वैल्यू आपको निकालना आता होगा, लेकिन आप फिर भी मैं हाँ निकाल देता हूँ। तो क्यों नहीं निकाला आपने, निकाला आइगन वैल्यू कि नहीं? हाँ सर निकाला। क्या है बताइए मुझे, आइगन वैल्यू क्या है इसकी? सर मैंने ये फॉर्मेट में निकाला किस है, फॉर्मेट में मतलब निकालते मैंने हो? सर A-लैम्डा ऐसे करके निकाला हाँ है। क्या है वो? बोल रही हूँ देखिए। क्या तीनों डिफरेंट है, ये क्या है? A-लैम्डा इंटू B-लैम्डा इंटू C-लैम्डा -9 F² A-लैम्डा -2 F² C-लैम्डा इक्वल टू 0। रुको रुको रुको, 9x² और 9 F² F² इंटू A-लैम्डा -2 F² इंटू C-लैम्डा 2F²। हाँ C-लैम्डा इक्वल टू 0। चलो ये डेटा फिट करो, मैंने कहा पहले ही रख दो बाद में रखो, बात बराबर। पुट करो क्या आता है, ABC 0 करेंगे, 1 आइगन वैल्यू 0 होगा। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट चेक कीजिए कितना आता है।
डिटर्मिनेंट 0 आता है क्या? चेक कर लीजिए। डिटर्मिनेंट जी, यहाँ से आ गया तो +2 लैम्बडा। एक बार चेक कर लीजिए, ABC को 0 और F को 1 रख दीजिए। क्या यही बनेगी इक्वेशन ये वाली? तो लैम्बडा कॉमन ले लो, लैम्बडा स्क्वायर -9 लैम्बडा -2। अब यहाँ से बताओ मुझे, इसने कहा ABC कुछ भी ले लो तुम, कोई भी रियल नंबर, तो मैं 0 रख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो इसका अच्छा, इक्वेशन 9 to 11 होगा। आपने तो 9 to 11 अच्छा, होगा। यहाँ पे तो वो हो गया, ओके। तो यहाँ हाँ से कितना हाँ। आएगा? सॉरी, ये मेरी गलती। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा? -11 बराबर 0। तो आइगन वैल्यू क्या क्या आ गई आपके कैलकुलेशन के हिसाब से? नंबर 0, √11 और -√11 है। इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है? लैम्डा 0, हाँ। इसमें लार्जेस्ट होगा, √11 होगा। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? वो तो, हाँ, एम एम एलजीब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आएगी? वो तो सर निकालना पड़ेगा, अरे मतलब मैडम, ए। 1 ही आएगी, सर निकालना वो थोड़ी पड़ेगा। 1 ही आएगी। हाँ, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो पढ़ा तो है तुमने, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू पर जो मैट्रिक्स वो डायगोनलाइजेबल होता है। और जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो हर आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग एक आइगन फैक्टर मिलेगा। एक तो मिलेगा ही ना, एक से ज़्यादा थोड़ी मिल सकता है। हाँ। कभी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। कभी ज़्यादा थोड़ी हो हम्म, सकती है, तो क्या निकालना पड़ेगा? जब ये खुद ही एक बार आया है तो 4 आइगन फैक्टर थोड़ी मिलेगा मुझे इसके करस्पॉन्डिंग, एक ही मिलेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो 1 ही होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा? आप क्वेश्चन पढ़ो जरा, इसमें क्या नया था, क्या पूछा है क्वेश्चन? हाँ, तो यही सर। सर मैंने वो एक्चुअली कैलकुलेशन देख के मेरा हो। हाँ, तो एग्ज़ाम में यही होगा, मैं हर बार आपको यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने यहाँ तक किए, अब इसको आगे प्रोसीड करो ना, अगर सही किया है तो। जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आंसर आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा तो क्या टिक करोगे एग्जाम में? आधा आधा सारे क्वेश्चन आप आधा आधा करोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आएंगे। इस तरीके से करोगे तो हिम्मत रख के पूरा सॉल्व करने की कोशिश तो करो थोड़ी बहुत। मैंने वहाँ भी हिंट दिया था, आपने अगर वीडियो देखे होंगे PYQ वाले, वहाँ हिंट दिया था, कह रहा है ABC कुछ भी ले लो तो A0 B0 C0 F1 रख दो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि कुछ भी ले लो तभी कॉमन आंसर आएगा। तो हमने ये रह गया, हो गया। सर 2023 का गेट का एक क्वेश्चन बता दो कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का है, उसका सॉल्यूशन है तो मैं देख लूंगा, नहीं तो एक बार सॉल्यूशन है, आप ग्रुप में भेजिए, मैं बता दूंगा अगर छोटा होगा तो। हाँ, नहीं तो वीडियो भी उसका बैच 6 का प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन सबका, जितने भी गेट के पेपर्स हैं। बैच 6, जो बैच 6 का प्लेलिस्ट है उसमें गेट PYQ सॉल्व किया हमने, तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप भेजिए, देखते हैं। तो इसमें क्या है नेक्स्ट? हाँ हाँ जी सयानी, नेक्स्ट में क्या डाउट है बताइए इसमें आप, कि हम्म, दो मैट्रिक्स AB है, कंसीडर द। देखो, हम्म, एक थोड़ा सा आप ना, थोड़ा सा, ये मॉडर्न जमाना है, थोड़ा सा टेक्निकल बनो। मैं आपको बता दूं, जब डाउट पूछने से पहले थोड़े से आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो। जैसे ये सब क्वेश्चन है जो थ्योरम बेस्ड हैं, आप वर्ड टू वर्ड गूगल पे टाइप करो, एंटर करो, देखो आपको हज़ारों अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ सॉल्यूशन एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। तो कई बार वहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्वेश्चन सॉल्यूशन ढूंढ रहे अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलता है। थोड़े से आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आप ऑनलाइन में थोड़े बहुत हेल्प ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन फंस जाता है सिर्फ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हाँ सर, करो। ऑनलाइन में ही तो सर लेती हूँ, लेकिन क्या है कि मतलब अभी तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ऊपर से जेआर एप्टीट्यूड का थोड़ा सा प्रेशर है, तो उसमें टाइम नहीं है। तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब ये पर ये थ्योर, क्वेश्चन में सर आपने मतलब छोड़ दिया था मिड से। अरे ये ये स्टेटमेंट ऑप्शन बेस्ड क्यू में, क्वेश्चन है तो इसको प्रूव थोड़ी करेंगे। क्या छोड़ दिए थे बताइए मुझे आप। ये सर आप ऑप्शन पी का तो ये तो थ्योरम है, पी ए बी सिमिलर हो, ए सिमिलर बी का होगा तो इसका मिनिमल नहीं नहीं, पहले ये पॉलिनोमियल बताओ सेम मुझे, होगा, ये तो। ए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये पी स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? पी स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है क्योंकि इसका ए बी सिमिलर होता है, फिर ए सिमिलर बी का होगा तब जाके इनका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा। यस। लेकिन यहाँ पर
ये तो उल्टा है तो इसलिए फॉल्स है। हाँ, तो आप इसमें देख और सकते हैं, अगर ये ऑनलाइन आप टाइप क्यू, गूगल इसमें एग्जाम्पल मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। हाँ, बी में क्या है बताइए, नेक्स्ट तो स्टेटमेंट में क्या है? क्यू में सर हम्म। सर क्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, यू ए यू, मतलब आपने बोला था कि इसको, मतलब आपने जैसे, मतलब आपने बोला था क्यू ट्रू होगा, और आपने इसको लैम्डा लेकर फिर उसको सी, मतलब इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए बोला था, सी यू C1 U प्लस C2 AU। पर इसका सर मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा कि कैसे उसको इंडिपेंडेंट दिखाऊंगी C1 जीरो तरह से। ए हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ए के पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स में, तो इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? तो ये डिस्टिंक्ट, हाँ डिस्टिंक्ट मतलब हाँ n लिनियरली होगा। जी, हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पूछना क्या चाह रहा है कि देयर एग्जिस्ट वन यू सच दैट कि यू, फिर ए टाइम यू, फिर ए स्क्वायर यू एंड सो ऑन, ए की पावर n माइनस यू एंड लास्ट है, हाँ, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अब ये भी थ्योरम है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना, आप जैसे कॉपी करो पेपर से या पेस्ट कर दो, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि किस बुक में, डायरेक्टली थ्योरम बुक ही निकल के आ जाएगा, कई बार पीडीएफ आपको दिख जाएगा, बुक पीडीएफ क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी दिख जाएगा वहाँ पे बुक में, तो प्रूफ ठीक भी। है सर, ये सब गूगल कर लूंगी ये फिर। सब सिंपल बुक गूगल नहीं करना तो बुक में ढूंढो, बुक में ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर गूगल में क्या फ़ायदा है कि जैसे वो ढूंढ के बता देता है कि ये कहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, किसी बुक में है तो बुक बता देगा, वेबसाइट बता देगा। अब ये सब थ्योरम है, अब थ्योरम मुझसे प्रूफ करवाएंगे फिर तो टाइम लगेगा ना, तो आप देखिए उसमें हम्म। मिल जाएगा। अब ये थ्योरम है, ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब होगा एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ क्यों ऐसा हो रहा है समझिए, इसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। ओके, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जैसे आइगन वैक्टर डिस्टिंक्ट होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो एक्चुअली अगर V1 ही ले लूँ तो V1 एक है, फिर A V2, A स्क्वायर V3 एंड सो ऑन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ज़रा समझिए, अगर मैं देखूँ यहाँ से कि ए वी बराबर लैम्डा, अगर वी आइगन वेक्टर तो ए बराबर लैम्डा वी, है ना, फिर ए स्क्वायर वी अगर करूँगा मैं तो ए वी बराबर लैम्डा वी, है ना, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यू, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वो मिलता रहेगा। आइगन वर्ग बस बात करूँ मैं, तो ए की आइगन लैम्डा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या, लैम्डा स्क्वायर हो जाती है ना। ओके, हम्म। और लैम्डा स्क्वायर क्या होगा? हाँ, मतलब वैसे तो डिफरेंट होगा अगर वन नहीं है तो, वन या जीरो नहीं है तो, है ना। तो ये चीज़ है, इसने कहा है ए बी हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मैं एक बार देखता हूँ ना, तो देन देयर एग्जिस्ट, इसमें आंसर क्या दे रखा है, आंसर की नहीं है इसमें अटैच। नहीं, इसमें अटैच तो नहीं है, देखना पड़ेगा अलग से। सर ये ऐसे सोच सकते हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, यस, और डायगोनलाइजेबल के लिए और एक कंडीशन है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा। यस। तो हाँ, तो ऐसा सोच सकते हैं V1 V2 इस तरह से Vn अगर मिल जाए, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएगा इसमें। जैसे V1 एक आइगन वेक्टर, तो a टाइम V1 करेंगे तो दूसरा आएगा, तो लैम्डा टाइम V, हाँ लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा उस तरह से, लैम्डा V फिर लैम्डा स्क्वायर V एंड सो ऑन। आइगन वो तो वेक्टर हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी, और उसके हिसाब से वेक्टर तो कॉमन रहता है। बट हाँ, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वहाँ से भी सोच सकते हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इट विल हैव एन डिस्टिंक्ट, मतलब एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स इट विल हैव। तो उसके हिसाब से लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाएगा। बोला एक ऐसा मिलेगा क्या, यस, तो ऐसा मुझे मिल जाएगा। जैसे u अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ तो u a स्क्वायर u दिस विल बी लिनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स, ऐसा मिल जाएगा मुझे। सो एक तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये थ्योरम्स है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट है। तो पहला तो वो था, एक बार ढूंढ के देखिए तो फिर बताइए, मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ढूंढता हूँ, एटलीस्ट ये है। तो इसको अगर हम ट्राई करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले बताइए। इसको थोड़ा सा आप बस स्टेटमेंट बी जो है
मुझे लग रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट है ट्रू है, तो आप जस्ट थोड़े से बुक देखिए या ऑनलाइन देखिए एक बार, ये मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। ये है, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आता, आप गूगल ऐसे कर लीजिए। क्या बोला है, इफ़ एन हैज़, देखो मैं आपको डेमो देता हूँ। इफ़ ए हैज़, कैपिटल ए हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ये देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन ही निकल के आ गया। अब देखिए जैसे मैं थोड़ा सा टाइप किया, वो एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन है वो निकल के आ गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर किया होगा अपना अपना भी, आप पढ़ियो इसको, पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जिन्होंने कई लोगों ने आंसर कर रखे हैं। तो यही करना है आपको, कि जैसे आपको जब घर पे सीखना है ना, तो समहाउ बुक से सीखो, ऑनलाइन सीखो, इसमें क्या है बहुत। देखिए अब ये क्वेश्चन सेम है जो आपके पास है। क्वेश्चन ये किसी ने पूछा है, कैन एनीवन गिव मी द हिंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई नो इफ ए हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देन इट विल हैव इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर किए होंगे, यू मस्ट प्रूव देयर एग्जिस्ट यू सच दैट दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है जो आंसर दिया है। और इन्होंने हिंट दे दिया, लीजिए u को तुम ले लो u1 प्लस u2 प्लस un, और हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया कि दैट इज यू कंसीडर्ड u एज u1 प्लस u2 प्लस u2 अप टू un। क्या है ये un? ui आर आइगन वैक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन इन वैल्यूज। तो a के पास इन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू था, तो उससे करस्पॉन्डिंग इन डिस्टिंक्ट आइगन वैक्टर होगा u1 u2 u3 un। तो उसके सम को तुम u ले लो। अब तुम सिंपली प्रूव कर सकते हो यहाँ से कि ये, तो एक ऐसा ढूंढना था ना, देयर एग्जिस्ट वन, तो यस दिस इज द वन। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको डिटेल प्रूफ देखना है तो कुछ लोग प्रूफ भी करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला था, लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए, जीरो पुट कीजिए, यहाँ से बस प्रूफ कर लीजिए कि सारे कोएफिशिएंट जीरो होंगे। यही करना है। देखिए यहाँ इन्होंने प्रूफ कर रखा है एंड में, तो ये प्रूफ है इसका। अब मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा ना, ये प्रूफ इन्होंने कर रखा है। अब ठीक से अच्छा देखें, अच्छा, वो भिंडर मोंडी मैट्रिक्स, अच्छा। तो यहाँ से इन्होंने ये यूज़ किया, वहाँ से पता चला कि, अब देखिए कुछ से कुछ लोगों ने यहाँ कमेंट, तो वैसा है। आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे मुझसे आप मेहनत करवाना चाहते हैं, तो उससे मैं सीख रहा हूँ। आप मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे। मेहनत कैसे करेंगे, आप बुक से ढूंढ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या इसके पीछे की स्टोरी है, क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम है जो आपको नहीं आ रहा है, फिर वो सीखने की कोशिश कीजिए। तो आपको कि सीधा सीधा क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो, हो गया। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि जब दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो फिर वहाँ आप अटकोगे। तो आप सीखने की कोशिश करो ना कि इसके पीछे ही क्या स्टोरी है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जब आप थोड़े एफर्ट्स मारोगे तो सीखोगे। सिर्फ सॉल्यूशन ले लेके कुछ थोड़ी होगा कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इकट्ठा कर रहे हैं। आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ हर बार। जस्ट आप ट्राई कीजिए। बताइए नेक्स्ट क्या है। ये ट्रू स्टेटमेंट है ना जो बता रहे थे, थ्योरम ही है, और प्रूफ भी आपने देख ही लिया। तो इसके पास ये v1 v2 vn लिया, तो दैट u इज नथिंग बट v1 प्लस v2 अप टू vn, इस तरह से। और जो जनरली जो रिप्लाई करते हैं प्रोफेसर लोग होते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पे। एनीवे नेक्स्ट देखिए, यही आपको करना है जो मैंने भी किया, कि जब आप थोड़े सा सीखने की कोशिश करो फिर आपको एक हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताइए। यहाँ पे आपको दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई है आपके पास, क्या, साइन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसको सर आर cos थीटा साइन cos थीटा से ली थी, तो उससे सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पहले y इक्वल टू एक्स लिया, फिर भी उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है सर। क्या करना, क्या है इस क्वेश्चन में बताइए, क्या फायदा नहीं हो तो रहा। इसको कॉन्टिन्यूअस कर दिखाना है। नहीं, चेक करना है ना हाँ, कि चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस है कि ये फंक्शन जो है, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो हाँ। हाँ, अब यहाँ सिर्फ x बराबर जीरो, x बराबर नॉन जीरो यहाँ पे है ना, यही कर रहा है ना। यहाँ नॉन जीरो है, यहाँ जीरो है, तो आप इसको क्यों ले रहे हैं। ये तो पॉइंट हमारे पास जीरो जीरो पे चेक करना है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए मुझे, आपने क्या किया जो नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से क्या करूँ मैं। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको सर y इक्वल टू आर cos थीटा साइन आर साइन थीटा एक्स। एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं और वाई को आर साइन थीटा, सही बात है। अब इसको पुट कीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट आर टेंस टू ज़ीरो हो जाता है, साइन और वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर हो गया। तो ये यहाँ से एक आर कैंसिल,
तो यहाँ से बन गया लिमिट r टेंस टू 0, साइन के अंदर r, एक साइन स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस एक tan थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, इंटू बाहर r है। अब बताइए अब क्या दिक्कत है यहाँ पे आगे आपको? आगे क्या सर करें? उसके बाद सर वो तो सर 0 हो रहा है सर। कौन 0 हो रहा है? और ये पूरा लिमिट। हाँ तो 0 होने, तो मैं क्या दिक्कत है 0 करने में? सर 0 होगा तो सर कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करूंगी मतलब? अरे मैडम आपको डेफिनेशन पता है कंटिन्यूटी का? हाँ क्या है डेफिनेशन, मुझे क्या दिखाना है? तो 0 होने से क्या सर, प्रॉब्लम वो होगी? तो एफ ऑफ आर मॉडुलस ऑफ एफ आर माइनस थीटा माइनस आर कोमा थीटा माइनस एफ 0 लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना? अरे हद है भगवान, कहाँ कहाँ पढ़ के आए हो आप? एफ एक्स कॉमा वाई इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0 इफ एंड ओनली इफ। बताइए इसका क्या मतलब, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ता है इसके लिए? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा लेस देन क्या आप ये एप्सिलॉन। बीएससी का एग्जाम, एमएससी का एग्जाम लिख रहे हो क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रूव दैट। भैया थोड़ी अप्रोच चेंज करो यार, तुम लोग मतलब पूरे कोर्स पढ़ लिया आपने, अभी तक आपको ठीक से कंटिन्यूटी का मतलब नहीं पता है। हे भगवान, मतलब खुद पे शर्म आ रही है मुझे तो। क्या हमने इतने कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन किए हैं? क्या हर क्वेश्चन मैंने कॉन्टिन्यूटी के इस ऐसे किया है, एप्सिलॉन डेल्टा से किया है मैंने अभी तक? जो पूरे आपने जैम का पीवाई क्यू क्लास अटेंड किया, गेट का पीवाई क्यू क्लास अटेंड किया, सिलेबस का क्लास अटेंड किया, क्या आपने देखा ऐसे कॉन्टिन्यूटी वाले ऐसे हज़ारों क्वेश्चन हमने किए होंगे, डाउट क्लास आपने अटेंड किया हुआ है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस दिखाने में हम एप्सिलॉन डेल्टा लगाते थे? हमने आज तक एप्सिलॉन डेल्टा नहीं लगाया क्लास में कभी। मैं तो बचता हूँ प्रूफ करने से। इसका क्या मीनिंग है, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा 0 0 पे? 0 0 पे यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करे। हाँ वो तो ठीक है, इनको तो अब ये कह रही 0 आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ये इन्होंने सॉल्व किया 0 आ रहा है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बताओ जी भाई? इसमें ये होता है ना हाँ कि सर। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एफ 0 0। और आपको इतना हिम्मत नहीं होता कोई बुक खोल कर देख ले हम कि कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है, या गूगल कर ले कि कोई फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? सर हमारे पास उतने सफिशिएंट मैथ्स के बुक्स नहीं है सर। अरे फ़ोन तो है, जिस फ़ोन से आप क्लास कर रहे हो या जिस लैपटॉप से क्लास कर रहे हो उसमें गूगल कर लो कि कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। क्या आपने ये आज तक नहीं देखा ये डेफिनेशन कहीं पे? नहीं सर एक्चुअली। हे भगवान, तो बड़ा दुख की बात है। ये क्लास 11 12 में होता था, फंक्शन एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर ए इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है? हाँ वो था तो क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए। तो वही तो यहाँ भी लगाना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए। यहाँ क्या अलग कुछ किया? यहाँ भी तो सेम ही किया हमने अच्छा अच्छा। कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। मुझे आप बताइए ऑनेस्टली, आप अपने कॉन्टिन्यूटी के ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक? सर नहीं कंटिन्यूटी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सर, मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे बट तो ये आपने एप्सिलॉन क्वेश्चन डेल्टा मुझे। से आपने किया बाकी सारे क्वेश्चन? हाँ सर सारे क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा से ही की है मैंने। तो एग्जाम में वही करोगे? हे भगवान, भैया बहुत बढ़िया। बताओ इस फंक्शन में, बताओ एफ 0 0 क्या है एफ 0 0 होगा। और लिमिट क्या है इस फंक्शन की? 0 है। तो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? हाँ कॉन्टिन्यूस है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? तो मैंने एक्चुअली हर बार मैंने एप्सिलॉन डेल्टा से एक्चुअली की थी तो मुझे ये पता नहीं। अरे वो इसलिए मैं कहता हूँ एंट्रेंस अप्रोच एकेडमिक अप्रोच अलग अलग है। एकेडमिक वाले बच्चे अक्सर एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो थोड़े डट्टू टाइप के होते हैं, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। प्रूफ रट्टा नहीं मारना है, एप्सिलॉन डेल्टा लगा लगा के प्रूफ कर रहे हैं हम। हमें यहाँ एक एंट्रेंस अप्रोच लगाना है, उसके लिए आपको ये देखना है कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। ये तो हम कितने चिल्ला चिल्लाए क्लास में बताता हूँ मैं, लेकिन आप तो रिवीजन कभी करते नहीं हो, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि जो पढ़ लिया वो सब आ गया आपको। मैं कितनी बार कहूँ सिलेबस का एक एक वर्ड का डेफिनेशन लिख के देखो ना आप, वहाँ भी कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। एक एक वर्ड पे सोचो कि आपको क्या पता है उसके बारे में,
कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, खुद से पूछो ना, आप किताब खोल के मत देखो, खुद से पूछो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। और जब आपको लगे कि नहीं आता आपको, तब आगे पढ़ो, पढ़ लिया फिर बंद करके फिर खुद से पूछो आप कि क्या होता है। ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आपको डेफिनेशन ये नहीं पता। अरे इसी को लिमिट को हम उसमें जब प्रूव करते हैं तो लिखते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, इसमें क्या करना है बताओ जी। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजे, देखिए। जी जी, तो आपका हो गया ना क्वेश्चन अभी। हाँ नहीं, और एक दो क्वेश्चन बाकी है सर। जी जी जी, हाँ सर जी, मेरा क्वेश्चन तो मैं बता हाँ हाँ करते हैं। हाँ जी मधु, इसमें क्या डाउट है आपको? सर सर एक क्वेश्चन हो भी जा रहा है, डाउट नहीं है, लेकिन हमको क्रिटिकल रीजन में डाउट हो रहा है बार बार। सर इसमें मतलब कंडीशन H1 में थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो आप लिखवाएं कि जब जब ऐसा कंडीशन हो तो टी ग्रेटर देन के होता है क्रिटिकल रीजन। नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल में होता है, हर जगह नहीं होता है, वो नॉर्मल के लिए नॉर्मल था। में। हाँ सिर्फ नॉर्मल हाँ के लिए था वो। हाँ, तो सर इसका ये एल नॉट अपॉन एल MLE वाला लगाएंगे। यस, हाँ तो सर हमको उसमें दिक्कत हो रही है, एल MLE में। तो एमएलए निकालिए पहले थीटा का। MLE की वैल्यू जो आएगी, हम्म, थीटा के MLE की वैल्यू वैल्यू आएगी, तो जो हमारा फंक्शन है उसमें थीटा की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। जी जी जी, जैसे L1 अपॉन एल एक्स बार, अगर एक्स बार एमएलए आ गया एग्जाम्पल के लिए, तो आप एक्स बार पुट करेंगे थीटा की जगह। लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा, तो सर हाँ तो उतना छोटा नहीं ना आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है ना। नहीं नहीं आएगा कुछ, लेकिन वो आपको क्यों करना है, ये क्रिटिकल रीजन दे रखा है तो हमें क्रिटिकल नहीं निकालना, फिर तो मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ प्रूफ हाँ, नहीं करना है ना। तो सर वही ना बोली, क्वेश्चन मुझे आ रहा है, बस मुझे जिसमें MLE वाले ऐसे करना पड़ रहा है ना, L0 अपॉन एल MLE, इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि अगर MLE मेरा बड़ा आ जा रहा है तो हम कैसे करें। वो तो नहीं नहीं, पुट नहीं कर सकते थीटा की जगह, इमेल यहाँ पे क्या आएगा, वन तो माइनस उसमें एक्स आई प्रॉब्लम। लॉग, वही तो कुछ आएगा, अलग थोड़ी आएगा, यही आएगा लॉग वन माइनस एक्स आई। एन अपॉन माइनस समेशन लॉग 1 माइनस XI आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, थीटा की जगह रख दीजिए। लेकिन अब देखो, हालांकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, बहुत लंबा अप्रोच हो जाएगा, तो हमें यहाँ हम्म। पे क्या करना, प्रूफ नहीं करना, इसलिए इन्होंने क्रिटिकल रीजन चारों ऑप्शन में कॉमन दिया है, ताकि आपको हाँ क्रिटिकल सर। निकालना नहीं पड़े, इसलिए दिया है इसमें कि जस्ट आपको चेक करना उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ये चेक करना है कि उसका साइज क्या है, इतना ही चेक करना है, यस सर, हाँ। ओके उससे हो सर। जाएगा। ठीक है जी, देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसके रह गए क्वेश्चन भाई, चलो देखते हैं जरा। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या करोगे, ऐसे ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन देख लो, लगाओ उस पर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। और मुझे तो अब ये भी लग रहा है आपको तो ये भी, सर हाँ तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस पे ही प्रॉब्लम था, मैं तो ये कर लूंगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा मतलब। पक्का ना हो जाएगा, लेकिन फिर कल आप यही क्वेश्चन भेजोगे, नहीं सर आपने पूरा सॉल्व नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और एक गलत लेकिन सर एक फहमी, और क्वेश्चन सेंड किए, देखिए। हाँ थोड़ी गलत फहमी दूर कर लो, सॉल्व करके चेक कर लो कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गलत फहमियाँ सीधा एग्जाम में दूर होंगी, अगर घर पे सॉल्व नहीं करोगे, सोचोगे हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये सीधा एग्जाम में गलत फहमी दूर होगी, वहाँ कुछ नहीं होगा, तो इसलिए सॉल्व करके श्योर हो जाओ। हाँ जी नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है 25 वाला। ओके, तो सर ये, मेरा सर क्वेश्चन इसमें अच्छा आपका रह गया, हाँ करते हैं, रुको सर हाँ एक मिनट, हाँ क्या इसमें डाउट है? सर क्या ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है ना, एक x अपॉन एक्स प्लस वाई और एक x अपॉन वाई फॉलो करेगा, एक्स अपॉन वाई से नहीं बीटा होगा ना, फर्स्ट और x। एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई से नहीं होगा ये, क्योंकि एक्स वन नहीं है डिनोमिनेटर में, वो तब होता है जब ऐसा अच्छा। होता है एक्स वन स्क्वायर, यहाँ एक्स वन स्क्वायर होता है, तब ऐसा होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ हम्म। एक्स अपॉन वाई से ही होगा, वो बीटा में चला जाएगा। तो या तुम वो बना लो, इसको एफ बना लो, एफ ओके डिस्ट्रीब्यूशन बन सर। जाएगा ये, एफ बन जाएगा। ये सर, हाँ। नहीं वो IID नहीं है, F नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, नहीं है ना आईडी, अरे रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी होता है, तुम लोग कहाँ खोए हो, रैंडम सैंपल कहीं भी लिखा हो अरे इसका हाँ मतलब हाँ आईआईडी है ना। हाँ ठीक है ना, रैंडम सैंपल मतलब हाँ आईआईडी, हाँ सर, हाँ ध्यान एफ, दीजिए। एफ में आ जाएगा, एफ से हो जाएगा। हाँ ओके सर, क्लियर हो गया। चलिए तानिया आपका क्या डाउट था, हाँ देखते हैं उसमें अभी देखो दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं, एक एक करके, सबका एक ही का डाउट नहीं सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये आपका
ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसको वो नहीं करना है। दूसरा देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2023 का 42, तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें क्या डाउट, आपने ट्राई किया? सौरभ का क्वेश्चन रह गया है। हाँ हाँ, तो वो आपका क्वेश्चन करेंगे, अभी बाकी लोगों को भी क्वेश्चंस करने हैं। नहीं मेरे नहीं है, एक हाँ, सौरभ नाम का अच्छा एक बच्चे सौरभ का का। भी है। सौरभ है अभी, तो इनका क्या था, इनका अच्छा वो है, तो भी किया था क्वेश्चन का, लेकिन हो सकता आंसर ना आया, करते हैं इसके बाद, करते हैं इसका, देखते हैं इनका क्या है। तो इसमें क्या है कि x1 x2 xn जो हमारे पास है एक पेयर है। पहले तो हमें पीएमएफ दे रखा है ना, 0 0 पे थीटा है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, 0 0 पे थीटा है, 1 1 पे भी थीटा है, 1 0 पे 1/2 माइनस थीटा है, 0 1 पे 1/2 माइनस थीटा है, और आपको टेस्ट करना है H0 जहाँ थीटा की वैल्यू 1/2 है, वर्सेस H1 नहीं 1/4 है, जहाँ थीटा इक्वल टू 1/3 है। पूछ क्या रहा है कि आपके पास एक रैंडम सैंपल है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का, एंड सो ऑन एक्स एन वाई एन, इस तरह से है। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम द एबव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एम कार्डिनलिटी है। तो आपने इसका सॉल्यूशन देखा नहीं है तानिया? नहीं सर। अच्छा, तो वहाँ चेक कर सकते हो आप, देखो फिर भी मैं बताया तो आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बस पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो m इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, सो m इज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एक्स आई। आप पहले वीडियो देख के आना है ना, जैसे भी कोई पी वाई क्यू का डाउट स्पेशली, चाहे जैम या गेट के, जब पी वाई क्यू जैम में डाउट हो बैच 3 में एक बार देखना, उसमें करा रखा होगा। गेट के पी वाई क्यू में डाउट हो बैच 6 वाले प्लेलिस्ट में देखना, करा रखा होगा। अगर नहीं है फिर आप पूछो। तो अभी क्या है कि आई सच दैट एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, एम क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एम का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सो एम इज द ऑब्जर्वेशन जहाँ पे ये है, एम इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, जहाँ पे देखो एम क्या है, कैपिटल एम इज द नंबर ऑफ एक्स आईज वेयर एक्स आई वाई आई आर डिफरेंट, सॉरी आर इक्वल सेम, मतलब वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सी दीज टू हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स आई और वाई आई डिफरेंट है, इन दोनों में क्या हो रहा है कि एक्स आई और वाई आई इक्वल है। क्यों, अब ध्यान से देखो, मैं एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, यहाँ एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, तो यहाँ एक्स आई वाई आई इक्वल है, यहाँ एक्स आई वाई आई डिफरेंट है। तो होगा क्या, तो देखो अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूँ, सो आई विल राइट लाइक प्रोडक्ट, लाइक्लीहुड फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई आई, आई फ्रॉम 1 to n। ये m आपको दे रखा है, m इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल m, स्मॉल m इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल m, लिख रखा है ना, स्मॉल m इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल m। तो इसका क्या मतलब है कि m इज अ फिक्स नंबर, मतलब m मान लो 10 है, तो देर आर 10 पॉइंट्स वेयर एक्स आई वाई आई आर इक्वल, तो मतलब जब दोनों पॉइंट इक्वल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, थीटा है, तो ये थीटा की पावर m हो जाएगी, और हाफ माइनस थीटा की पावर n माइनस m हो जाएगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो रैंडम सैंपल साइज 50 का है, तो आउट ऑफ दैट 50 पॉइंट 10 पॉइंट्स वेयर एक्स आई वाई आई आर इक्वल, सो रेस्ट 40 पॉइंट विल बी वेयर एक्स आई एंड वाई आई विल बी डिफरेंट। वही किया, तो इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थीटा, डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ माइनस थीटा, तो ये थीटा की पावर m और 1 माइनस हाफ माइनस n माइनस m, ऐसा हो गया। हाँ सर, ये समझ गई। बस अब लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, तो आपको क्या करना है, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन इक्वल टू के, इससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। एल एच नॉट का मतलब होता है लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को रखना है एक बार 1/4, और लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को रखना है 1/3 लेस देन इक्वल टू के, यहाँ से आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, इसके बस बाद हो यहाँ से जाएगा। आ जाएगा सॉल्व होके। हाँ हाँ जी, सौरभ, सौरभ हैं जिनका डाउट है, सौरभ भैया, इसमें क्या सर डाउट? एक क्वेश्चन पिन किया है वो एक बार अच्छा, तो इसमें
क्या डाउट है? x1 बी द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 1। तो x1 है एक्सपोनेंशियल 1 और सर x2। इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है ठीक है, लास्ट में देखते जाके। हैं, हमने ये क्लास में सॉल्व किया है कुछ दिन पहले। देखते हैं गामा मीन टू वेरिएंस। तो मान लो गामा अल्फा बीटा ले लेता हूँ, तो ये कौन सा वाला गामा लोगे तो डिपेंड करना पड़ेगा ना। तो अब अल्फा 2 और बीटा 1 आ जाएगा सर। अच्छा कर दिया आपने, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 1, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 1, अब ये कौन सा वाला पीडीएफ है? कोई भी, बीटा तो 1 ही है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बीटा के पावर अल्फा, गामा अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ई की पावर माइनस बीटा, ये वाला पीडीएफ ले लेते हैं। तो बीटा 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो आप जस्ट आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी x1 क्या निकालना है यहाँ पे? लेस देन है, मोर देन है? लेस देन। लेस देन। तो भाई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, जैसे आप देखो दोनों का सपोर्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ बना लो ना। जैसे मान लो मैं एक्स वाई करके कर देता हूँ तो आसान रहेगा, एक्स वाई, तो एक्स लेस देन वाई। इसमें क्या डाउट है? पहले का जो दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट तो होगा दोनों। तो क्या पीडीएफ है? पहले वाले का पीडीएफ कितना होगा? ई की पावर माइनस एक्स, और दूसरे का पीडीएफ कितना आ जाएगा? पुट कर लो इसमें, तो गामा 2 1 हो जाएगा वो। तो आई थिंक x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, नहीं तो y में लिख लो इसको, क्योंकि y का लिखना है ना। ज्वाइंट पीडीएफ, समझ पा रहे क्या कर रहा हूँ? पीडीएफ ऑफ x, पीडीएफ ऑफ y, डी एक्स डी वाई। अब क्या दिक्कत है आपको? तो ग्राफ है x लेस देन y, तो ये रीज़न है जहाँ x मोर देन y है, ये रीज़न है जहाँ x लेस देन y है। तो क्या लेंगे? तो which रीजन सुटेबल रीजन है? ये वाला ना, x लेस देन y। तो ये अगर सुटेबल रीजन है तो इस पर इंटीग्रेट कर लीजिए। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ, अगर मैं x पहले लिख रहा हूँ सपोज, सो व्हाट इज लिमिट ऑफ x हेयर? तो x स्टार्ट विथ 0। 0 to y है। हाँ, तो 0 टू y। व्हाट इज लिमिट ऑफ y देन? y एक्सिस पे कितना है रीजन? 0 to infinity। देन करूँ इंटीग्रेशन, मतलब सॉल्व करके बताऊँ तो क्या हाँ सर करूँ? एक बार कर दो। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी y ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू y। तो 0 से इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 0 टू वाई डी एक्स, वाई ई की पावर माइनस वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 1। अब ये आएगा डी, एक मिनट मैंने क्या किया, पहले तो डी एक्स किया था ना, तो डी वाई आएगा। हमने एक्स के रेफरेंस इंटीग्रेट कर चुका हूँ मैं। एक मिनट, यहाँ डी एक्स है और ये डी वाई छूट गया था, अब ये डी वाई आएगा, चेक कर लो एक बारी, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स डी वाई था, तो डी एक्स यहाँ आ गया, डी वाई इधर है, फिर ये डी एक्स का काम हो गया। तो अब बचा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई, इसको सेपरेट करो, तो सेपरेट करोगे तो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई। 0 से इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस 2 वाई डी वाई। इसको अलग अलग कर लो। अब एक फॉर्मूला होता है क्या, y की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स, या बीटा वाई डी वाई। क्या होता है फॉर्मूला, याद है आपको? y की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा वाई डी वाई। कोई और बताइए क्या आएगा? कितना? सर एक गामा अल्फा बाई बीटा टू द पावर अल्फा। जी, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे पहले टर्म में तो y की पावर 1 है, 1 का मतलब 2 माइनस 1, यहाँ कंपेयर कीजिए आप, तो यहाँ होगा गामा 2 और बीटा 1 ही है यहाँ पे, तो अपॉन 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो ये 2 माइनस 1 है, यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन बीटा भी 2 है, अल्फा 2 बीटा 2 है, तो गामा 2 2 की पावर 2। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 माइनस गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो 1/4, तो आंसर इज 3/4। बताइए। हाँ सर वो थोड़ा फॉर्मूले में हो गया था ये। या बाई पार्ट लगा सकते थे, अगर ये नहीं यूज़ करना तो बाई पार्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, ये है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, जो हो गया ना, तो डाउट रहेगा। तो यहाँ से क्या है, हाँ जी, नहीं आप में क्या डाउट है? ए बी द पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल? सो डबल इंटीग्रल
माइनस रूट अंडर 2ay माइनस, नहीं माइनस बाहर है ना, वाई स्क्वायर 2a एंड 0 to 2a, और यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे अब बस मुझे क्या करना है, 0 to 2a, अच्छा ये तो हो जाएगा आर डी आर डी थीटा। प्रॉब्लम है क्या लिमिट लिया जाए, है ना। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो x की लिमिट है माइनस रूट अंडर 2ay माइनस वाई स्क्वायर से a तक। ओके, पहले इक्वेट कर लो। तो माइनस रूट अंडर 2ay माइनस वाई स्क्वायर बराबर x, स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay। अच्छा तो बात तो वही है, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर बुला लो, तो y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही बनेगा। देखिए यस सर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि सेंटर ए है, ए जीरो, नहीं जीरो ए, सेंटर एक्स पे जो जीरो ए है, तो 0, ए कुछ फिक्स कर सकते हो कंफर्टेबल होने के लिए, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 0a और रेडियस भी a है, ठीक। तो ये पास ऐसा सर्कल है ये। अब इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू जो है x बराबर a, तो ये तो रेडियस इसका a है, तो यहाँ a आ जाएगा, है ना। 0, ये a रेडियस है। ये लाइन जो अब दिख रहा है आपको x बराबर a की लाइन है। अब हमारा जो लिमिट है x का नेगेटिव ऑफ दिस टू x बराबर a, तो a तक जाने की क्या जरूरत है। अच्छा, सर्कल टू नेगेटिव साइड का क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, ये x था तो स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, x नेगेटिव इस साइड है ना, x तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट होके a तक जा रहा है। a तक जाने का मतलब मुझे लग रहा है ये है कि, है ना, नेगेटिव से a तक, मतलब ये पूरा सर्कल के साथ साथ, ये मतलब यहाँ कहने का मन चाह रहा है कि, है ना, तो ये पूरा हो गया, ये समझिए। इसमें कर्व पता है क्या है, देखिए, तो कहने का मतलब ये जो है सेमी सर्कल और प्लस ये लाइन, सेमी सर्कल प्लस ये लाइन, तो ये वाला रीजन होगा। और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये y बराबर 0, और ये कितनी हो जाएगी, जो सेंटर a थी इसकी, है ना 2a। 2a, तो ये तो ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए। तो मुझे लग रहा है इसको दो पार्ट में सॉल्व करना इजी रहेगा ना। अब क्या करेंगे हम, अगर वैसे कर रहे हैं r में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r रख रहे हैं, तो यहाँ r क्या लेंगे आप, तो इसके अकॉर्डिंग एक r मिलेगा, और एक देखिए, तो एक यहाँ से r मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पुट कर लीजिए आप। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे मतलब ये, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, इसके हिसाब से पुट करेंगे आर स्क्वायर बराबर 2a r कॉस आर, वाई में साइन थीटा होता है ना, एक्स में कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, तो आर काट दीजिए, तो आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये कौन सा साइड आया, एक साइड आया, सर्कल वाला साइड यहाँ से आएगा, और यहाँ से एक आएगा, ये x इज इक्वल टू a है, तो r cos थीटा बराबर a, तो r बराबर a sec थीटा, क्योंकि इस रीजन में इसका भी कंट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड में, इसका इस राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो रीजन जो आएगी होना ये चाहिए कि लिमिट r की जो लिमिट होगी यहाँ से स्टार्ट होगी 2a साइन थीटा से लेके a सेक थीटा तक। अब थीटा की बात करनी है, ठीक, इसको हटा दो, अब हमें बात करनी है थीटा की। अब बताइए थीटा कहाँ, ये तो यहाँ 0 डिग्री है, अब ये कितना एंगल है, अच्छा ये तो यहाँ तक कवर कर रहा है ना, तो 0 से पाई कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पाई रखते हैं, साइन पाई 0 होता है, तो यहाँ का रेडियस 0 हो गया। अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 0 था, लेकिन एक मिनट, हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
नहीं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो अगर 0 रखेंगे 0 से और यहाँ 0 रखेंगे ए तक, ए है ना ये, ठीक है, हाँ ये करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कीजिए क्या आता है, देखते हैं, अब आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपके पास ये r का इंटीग्रेशन r³/3 और r³/3 लिमिट है 2a sin थीटा से a sec थीटा तक एंड d थीटा 0 से पाई, तो 1/3 बाहर और ये a³ sec³ थीटा माइनस 8a³ sin³ थीटा d थीटा 0 से पाई। अब क्या होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही, ठीक ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा ही रहेगा। और सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये sec³ थीटा जो है, ये प्रॉपर्टी थी ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, 0 to 2a fx dx, ये 0 to a fx dx, तो ये हो जाता है 0 अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस एफ एक्स के, ये 2a है तो 2a लगा लो ये, तो इसके हिसाब से इसका इंटीग्रल तो 0 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, साइन हो गया तो 2 टाइम हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल 0 से π/2। अब ये 2 टाइम कर देता हूँ, 2 टाइम क्यों हो रहा है, इसी वजह से, या तो 0 होगा या 2 टाइम होगा। तो f ऑफ a माइनस एक्स अगर एफ एक्स ही आ जाए तो ये इंटीग्रल हो जाएगी 0 से a/2, 2 टाइम बाहर एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल है। तो 2 टाइम कर दिया 0 से π/2, फिर -8a³ sin³ थीटा d थीटा, इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से 8 को बाहर करो तो -16/3a³ तो है, 0 से π/2 sin³ थीटा d थीटा, कितना बनता है, तो इसको फिर से मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos² थीटा माइनस dt, और मैंने यहाँ क्या लिया है 1 माइनस साइन cos² इंटू साइन लिया, तो cos को cos 0 1 cos 90 0, तो ये बन जाएगा, तो -16/3a³ और 0 से 1, ये कितना आएगा देखिए, तो ये 1 माइनस 2/3, हाँ तो आज किया, तो ऐसा आ गया -32a³/9, माइनस में आ गया, लेकिन चेक करो कहीं कैलकुलेशन का माइनस का इशू तो नहीं है। बताइए, तो यहाँ आंसर क्या दे रखा है, इन्होंने देखा 16/9a³, मतलब ये 2/3 जो हमारा आया ये एक्स्ट्रा आया, ये 1 हो जाएगा, 1 कैसे हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और नेगेटिव आने का क्या मतलब, ये नहीं समझना एरिया निकाला, क्योंकि ये फंक्शन था ना, तो फंक्शन एरिया नहीं होता यहाँ, तो लग तो सही रहा है। आपका क्या आंसर आ रहा है, आपने सॉल्व किया था, सर किया था लेकिन वो बी वाला तो है ये 32/9a³, बट नेगेटिव में नहीं है, हमारा नेगेटिव क्यों आया, ए कह रहा है कि ए इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव साइड ही लिया है। इस तरह से था तो हमने ये पूरा साइड कंसिडर कर लिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैंने लिमिट लिया। अच्छा, दूसरे तरह से करते हैं आप इसको वो भी कर सकते हैं, अगर विदाउट इस पे इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, ये है क्योंकि ये नेगेटिव साइड एक्स का, इसलिए हो सकता है नेगेटिव आया, क्योंकि ये सर्कल ऐसा दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली तो ये फिगर था ना, ये इस तरह से सर्कल था।
इस तरह से ये लाइन है, तो ये पूरा और ये पूरा था। ठीक है, उसके साथ आंसर दिया होना चाहिए। हो सकता है कि अगर माइनस का कहीं घपला नहीं किया हो बीच में कहीं, है ना, प्रॉब्लम ना हुआ हो तो। वो ऐसे सर्कल पे पहले लिमिट निकाल के और बाद में वो ट्रायंगल्स पे निकाल के किया तो वो इक्वल नहीं आएगा क्या? ट्रायंगल पे, अच्छा ये जो स्क्वायर है ना, अच्छा पहले सर्कल पे फिर, हाँ, मतलब मैंने वैसे किया था। तभी यही आएगा। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, किसी भी तरीके से कीजिए। तो यहाँ भी तो है रीज़न फिर एक्स्ट्रा, ये भी है, ये भी है बीच में, क्योंकि सर्कल है ना ये, और ये लाइन है। तो यहाँ भी नीचे भी थोड़ा पोर्शन है, ये देख सकते हैं। तो इसमें मतलब गलत कर रखा होगा, हो सकता है ना, तो चेक करना दोबारा। कैलकुलेशन भेज दूंगा अभी नोट्स, हुआ कैलकुलेशन चेक करना आप बस, है ना। ये है। ओके सर। हाँ जी, किनका रह गया क्वेश्चन अब? तो इधर आइए। हाँ जी सयानी, देखिए तो इधर सौरभ तो है नहीं अभी। आपके एक और क्वेश्चन ये है, इसमें क्या डाउट है बताइए। एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मास। एक मिनट, क्यों आ गया? रुको एक मिनट। तो यहाँ से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी एट n 2 की पावर माइनस n, मतलब 1/2 की पावर n, और n स्टार्ट हो रहा है 1 to अप टू n। हाँ जी, सर इसमें सर एक प्रॉब्लम था सर इसमें। क्या? सर इसमें जो 1 माइनस करके जो की थी ना, उसका जो कैलकुलेशन, सर वो कैलकुलेशन सर कंप्लीट नहीं कर पा रही, मतलब आ नहीं रहा। तो मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको। यहाँ प्रोबेबिलिटी स्टैट सीखना है और कैलकुलेशन सीखना है, बताओ। चलो देखते हैं। ये तो मैंने क्लास में भी हिंट तो जितना दिया था, x मोर देन इक्वल टू 2y। हाँ सर वो सर आपने किया था, लेकिन सर उसका सर आंसर मतलब वो मतलब 2 to the power y, मतलब वो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। 1 माइनस लेने से बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, और 1 माइनस ना लेने से उसमें भी बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। मैं वही तो बोल मैं रही हूँ। किससे सॉल्व करूँ? 1 माइनस करूँ या सीधा सीधा करूँ? तो आप 1 माइनस से कीजिए जैसे आपको। नहीं नहीं, तुम जैसे बोलो, क्योंकि बाद में फिर तुम यही क्वेश्चन भेजोगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो करा ही रखे ना सारे। मतलब आपको क्या रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए सबका, पूरा पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए, खुद तो करना नहीं है। तो बताओ किस तरीके से करूँ। अब मुझे तो लगता है मैं किस तरीके से करूँगा, एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा, हो ना हो बात की बात। आपकी दिक्कत है आप ट्राई ही नहीं करते हो, ये है। बताइए क्या करूँ? 1 माइनस करूँ या सीधा सीधा कॉल करूँ? 1 माइनस करके कीजिए। 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? x लेस देन 2y है, और x कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। ओके, तो 1 माइनस डबल समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x, y इज इक्वल टू स्मॉल y, और x की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास अब देखना है, यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है x लेस देन 2y। अब ध्यान रखना एक डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट ये ज्योमेट्रिक है। x एंड y आर ज्योमेट्रिक, x y दोनों ज्योमेट्रिक है 1/2। यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ x जो होगा ये 1 से स्टार्ट हो सकता है ना मैक्सिमम। तो x स्टार्ट होगा 1 से, x बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? 2y तक नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 2y है। तो 2y से एक कम होगा, ठीक है ना। इक्वल टू होता तो 2y तक जाता, डिस्क्रीट है ये, तो ध्यान रखना है। और x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू क्या होगी? तो y कैन टेक एनी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब ये सीरीज सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ट्राई करना है, उसमें क्या, हम भी सीखेंगे। तो एक्स वाई बोल रखा है इंडिपेंडेंट है, तो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y, x फ्रॉम 1 to 2 1 मेरा सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट से ये है कि आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे, घर पे नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये है, चाहे मुझसे पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, मेन पर्सन आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व। आप कंप्लीट यहाँ नहीं कर पा रहे हो, घर पे भी नहीं कर पाओगे, तो सीखो कि क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, उसको दूर करो प्रॉब्लम को। तो यहाँ से हाफ की पावर आप, क्योंकि एक्स पे समेशन, तो वाई वाला बाहर कर दीजिए। अब यहाँ से समेशन एक्स फ्रॉम 1 से 2y-1, हाफ की पावर है x। चलो, तो 1 माइनस
तो अब होगा हालांकि वो बेटर रहता डायरेक्ट करना, लेकिन ठीक है इससे करते हैं। y बराबर 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता तो ईजी रहता ना। तो 1/2 की पावर y। अब इसको खोलो, इसको खोलोगे तो क्या होगा, x को 1 रखो तो हाफ, फिर हाफ की पावर 2 एंड अप टू हाफ की पावर कहाँ तक जाएगी, 2y माइनस 1 तक। अब 1 प्लस, अब है सॉरी प्लस माइनस समेसन y फ्रॉम 1। अब पेशेंस रख के सॉल्व करते जाओ। आपका क्या दिक्कत है, ऐसे कैलकुलेशन आ गया आपको लगता है, डर लगता है, छोड़ देते हो। तो एग्जाम में तो ऐसे ही बनेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगा। तो पूरा पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वहाँ प्रॉपर नोट मिलता है आपको, नोटबुक मिलता है, वो A4 का हाफ होता है, वो सीट मिलता है, प्रॉपर नोटबुक मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसे, स्क्रैबल पैड। वो आप जितने चाहो उतने यूज़ कर सकते हो, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। तो लिखो, ऐसा था नहीं वहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम होता था पेपर पे ही लिखना है, वहाँ तो प्रॉपर आपको स्क्रैबल पैड मिलेगा। एक पैड में आई थिंक मुझे लगता है 50 पेज होता है, ज़्यादा ही होता है। फिर ऐसे ही, और जितने चाहो उतने यूज़ कर सकते हो एग्जाम के दौरान आप। तो उस एग्जाम में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर मतलब वो जो स्क्रैबल पैड है उसको मतलब उसको रिटर्न करने के बाद ही एक स्क्रैबल पैड मिलता है, तो उसमें फिर बहुत सारा टाइम चला जाता है। किसमें टाइम चला जाता है, रिटर्न करने में? वो तो स्क्रैबल पैड आते आते और वो और एक स्क्रैबल पैड। अच्छा, वो कहाँ से आता है, मतलब आपके घर से जाता है, वहीं पे तो खड़ा रहते हैं एग्जामिनर लोग? सर नहीं सर, वो मतलब मुझे लगता है कि किस मतलब मतलब वो हॉल टू हॉल सर डिपेंड करता है कि इतना टाइम क्यों लगता है, बहुत सा टाइम लगाते हैं। ये सब बोलना जरूरी है? इससे फालतू फालतू बातें बोल रहे हो आप। टाइम लग जाता है, जैसे 3 घंटे के एग्जाम है और 4 घंटे आने में लग जाता है ऐसे। तो ऐसा नहीं है, बट फिर 2-3 मिनट भी तो बहुत ज्यादा होता कुछ है नहीं एग्जाम लगता, के। आप जाके बोल दो, हाई पर हाथ उठा दो, खुद ही आ जाएंगे तुम्हारे पास, जब खत्म होने वाला है तभी देख लो। ये सब क्या करोगे एक्सक्यूजेस का, हैं? देखो इसका सम बताओ क्या होगा। ये तो सम निकालना है या ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हाफ की पावर, यहाँ आ गया वाई प्लस 1। अगला हो जाएगा हाफ की बार वाई मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं। तो अगला हो जाएगा, तो इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है इसका कुछ? शॉर्टकट टेक्निक है, छोड़ दो, ठीक है। तो इसका सम करो ना, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सम पढ़ा है तुमने? ये सब शॉर्टकट क्यों आ गए मैथ्स फील्ड में, तुम्हें इतने शॉर्टकट चाहिए तो जाते हिस्ट्री उस्ट्री कोई आसान सा सब्जेक्ट में जहाँ पे पढ़ना ही ना पड़े। अब आ गए मैथ्स स्टैट्स फील्ड में, यहाँ शॉर्टकट चाहिए। तो स्टैट्स में बहुत सारा शॉर्टकट है। हाँ हाँ बिल्कुल। लाइफ में शॉर्टकट चाहिए तुम्हें। देखो, तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और सो ऑन अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ये हो गया ना, ए इंटू आर की पावर, ये फॉर्मूला होता है जी। चलो लगाओ इसको, ये लगाओ यहाँ पे चाहो तो, ठीक है, यही लगा लो, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो हाफ की पावर वाई रहेगा, इसका सम निकालो, ए तुम्हारा हाफ है, आर तुम्हारा हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ की पावर एन, कितने टर्म्स हैं टोटल, तो 1 2 3 2y माइनस 1 तक है। 2y माइनस 1 माइनस 1 और होल अपॉन हाफ माइनस 1, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करो ना, ये सब क्या कैलकुलेशन बच्चों वाला, ये सब सीखो ना तुम। स्टैटिस्टिक्स के बेस में तो मैथमेटिक्स ही है, जब तक मैथ्स नहीं आएगा कैसे होगा। इसमें स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस सब बाद में निकला ना, सबसे पहले ब्रॉड एरिया मैथमेटिक्स ही था। जब कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स तो बहुत बाद में आया है, पहले तो ये सब मैथमेटिक्स का ही पार्ट था। सर स्टैटिस्टिक्स बहुत पहले आया था, वो इंग्लैंड में था तब, तो अलग बात है। अच्छा, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स तो बहुत देर बाद हुआ। मतलब मैथमेटिक्स से पहले स्टैटिस्टिक्स आ गया था, ये कहना चाह रहे तुम? नहीं नहीं, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता, वो इंग्लैंड में जब प्लेग हुआ था तब से वो तुम स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन पे स्टार्ट। ध्यान दो, ये इधर ध्यान दो। तो हाफ माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये यहाँ से आ गया हाफ की पावर। बस बात जितना बनाना है बनवा लो, बस सॉल्यूशन नहीं करने हैं। देखो, तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, एक्सप्रेशन को। अब हाफ की पावर वाई, ये हाफ माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया, एक 1/2 कट गया, बाहर माइनस को प्लस बना दिया इसने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ज्योमेट्रिक सम y फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम। तो हाफ की पावर 3y माइनस 1 माइनस हाफ की पावर y। क्या कैलकुलेशन है, अब इतना नहीं कर पा रहे तुम।
बताओ इसमें सॉल्व करो इसको। अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सम का इन्फिनाइट वो लगाओ। तो पहला टर्म क्या है इसमें, इसको खोल देता हूँ। तो इसको खोलोगे तो आएगा y को 1 रखने का मतलब है 3 इंटू 1 माइनस 1, तो हाफ का स्क्वायर, प्लस अगला टर्म क्या है कि 2 रखना है। और जैसे मैंने सॉल्व किया है, ये तुम खुद से अभी 1-2 बार नहीं करोगे तब भी तुम्हें नहीं आएगा। ये समझ कब आता है, जब हम खुद से करते हैं। ये नहीं कि मैंने सॉल्व कर दिया, तुम्हारे पास सोल्यूशन आ गया, तुम्हें आ गया। तुम अभी भी करोगे, तुम अभी भी नहीं होगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या किया है, वो खुद से करके सॉल्व करके खुद से ट्राई करो, देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको सीखो, फिर सॉल्व करो। 1-2 बार ऐसे खुद ही सॉल्व करके देखो, तब आएगा। ये नहीं सॉल्यूशन करवा दिए तो आ गया तुम्हें। तो 1/2 का स्क्वायर, फिर बाद में 2 रखेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 3 रखेंगे 9 माइनस 1 8। तो मतलब ये चल रहा है, ये पहला टर्म है, दूसरा वाला माइनस वाला है, हाफ प्लस हाफ स्क्वायर, हाफ का क्यूब 1 प्लस ए, है ना। तो ए क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इन्फाइनाइट टर्म है, नहीं तो इन्फाइनाइट टर्म है, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर है क्यूब, और दूसरे में माइनस में ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से क्या आ गया जी, 1 प्लस 1/4 एंड 7/8, 1/2 1/2। तो ये तो कट के 1 हो गया, यहाँ से आ गया तो 1 हो गया, तो ये और 1 1 कट गया, तो ये 4 2 जा 8, तो 1/1 इंटू 2/7, तो 2/7। बताइए जी। तो इसको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ना, वो यही तो तुमसे जानना चाह रहा है। सिंपल सी बात, वो एग्जामिनर भी यही जानना चाह रहा है, क्या तुम्हें ये समीकरण सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। इस क्वेश्चन का पर्पस, हर क्वेश्चन में एक पर्पस होता है बच्चों को चेक करने का, कि वो क्या चेक करना चाह रहा है, तुम्हारी कैलकुलेशन एबिलिटी यहाँ चेक करना चाह रहा है कि इसका डेफिनेशन पता है। तुम्हें इसके लिए शॉर्टकट चाहिए, तो कितने शॉर्टकट मेरे पास तो नहीं है। ऐसे होता तो ये 65 क्वेश्चन 65 सेकंड में हो जाएंगे, अगर सबका शॉर्टकट निकल गया तो 3 घंटे की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है जी सैनिक, हाँ ठीक है। तो इसको खुद से सॉल्व करो और सीखो। और तुम्हें देखो, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें डाउट, मैंने हिंट, ये क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, वहाँ हिंट देकर छोड़ दिया होगा, यहाँ तक लिख के छोड़ दिया होगा मैंने, बोला होगा आगे करो। अब तुम्हें सोचना चाहिए बाकी बच्चों ने किए होंगे, और यकीन करो सबने किए होंगे, तुमने भी ट्राई किए होंगे, और तुम थोड़े और ट्राई करते तो हो जाएगा। थोड़े से कोशिश करो ना, गलतियाँ करो, घर पे मिस्टेक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करो। जल्दी गिव अप कर दो घर पे तो एग्जाम में कुछ समझ नहीं आएगा, तो घर पे थोड़े से सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट किन का डाउट है। हाँ जी सुरभि बताइए, तो बाकी आते हैं क्वेश्चन पे। और किन का, पॉलमी आपका भी है। सर सर वो मैंने ग्रुप पे भेजा है आपको। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय द सरफेस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो वॉल्यूम निकालने हैं, तो ऐसा कर लो डी जेड डी वाई डी एक्स। डायग्राम कैसे बनाएंगे? अच्छा ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे 3D में ना, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आपको ऐसा कुछ सर करना वो जेड वाला नहीं बन रहा था। है। जेड में जो है, जैसे हमारे पास जेड का क्या है, जेड बराबर 0, जेड बराबर एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसे आप सोचोगे तो जेड बराबर 0 मतलब एक्स वाई प्लेन, और जेड बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब है ये, यही तो है जेड बराबर एक्स स्क्वायर। एक मिनट, जेड बराबर एक्स स्क्वायर है ना, एक मिनट, तो जेड बराबर एक्स स्क्वायर, तो जेड और एक्स में क्या ग्राफ रहेगा, अगर 2D में बनाता मैं तो क्या होता, एक्स जेड में किसके अराउंड बनता, जेड के अराउंड, डिग्री 1 के अराउंड ना, ये बनता है ना वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसी बनता। तो यहाँ बस क्या हो रहा है कि y में इसका कोई रोल नहीं है, जेड बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब है, नहीं नहीं ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये जो मैंने बनाया था ये इसका ग्राफ है, जो अभी मैंने बनाया इसका ग्राफ है, ये है जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जो अभी बनाया मैंने, क्योंकि ये वो कर दिया ना, तो ये है जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन मुझे बनाना है जेड बराबर एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब है
क्योंकि एक्स वाई दोनों में वो छोड़ा ना, जो उसका आप प्रोजेक्शन लेंगे। तो अगर आप जेड में ग्राफ लेंगे तो इसका मतलब वाई एक्चुअली ना यहाँ फ्री है, तो वाई कैन टेक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एनीथिंग। तो मुझे वाई को फ्री करना है यहाँ पे, एंड मतलब वट एवर वाई वैल्यू टेक्स द शेप सेम रहेगा। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे क्लास में कराएंगे क्वेश्चन हमने। तो हाँ, तो ये जो सर्कल किया ना वो नहीं करना होगा, तो ऐसे ही बस ये है कि ये वाली चीज़ें ना ऐसी हो जाएगी। इसको कैसे अब समझाऊँ मैं कि ये ऐसा ऐसा समझो आप, ये चल रहा है, मतलब एक ये वाला शेप होता है ना, ये चलता रहेगा। मतलब इसको कैसे समझाऊँ, ये यू शेप ना, यू शेप का कोई वो है, जैसे क्या बोले, हाँ इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो, वाई पे फ्री है, यही कर वाई वट एवर वाई यू टेक, ये ग्राफ है इसका। तो मैं ऐसा बोलूँ आपको, इस तरह से है। मतलब वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, कर्व सेम है, ये चीज़ है। सो वट एवर वाई यू टेक, कैसे बनाते हैं लोग, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसा। हाँ जैसे सर पेज फोल्ड कर रखा है। हाँ, यस यस, पेज फोल्ड कर रखा है, एग्जैक्टली आपने पेज को फोल्ड कर रखा है। तो पेज को जो आपने फोल्ड कर दिया, तो जो आपका वो जिसके अराउंड फोल्ड हुआ वो लाइन वाई एक्सिस है। ओके सर। जी जी, तो ये वाला शेप, हाँ पेज को फोल्ड कर रखा है, एग्जैक्टली ये वाला शेप बनेगी, ये है। तो ये वाई एक्सिस है और इधर ग्राफ एक्स जेड पे है, तो ये इस तरह पेज फोल्ड कर रखा है आपने नीचे। तो ये ग्राफ है, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है। जेड की लिमिट 0 से एक्स स्क्वायर ले लीजिए, और यहाँ वाई देख लीजिए, वाई बराबर क्या है, तो वाई बराबर एक्स से 2x स्क्वायर। अब बस यहाँ एक्स की लिमिट क्या लेनी है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब x क्या लेंगे, तो यहाँ से x के लिए मैं सोचना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो जेड बराबर इसका, तो जेड बराबर 0 तो x बराबर 0 आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन क्या है जी बताइए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, है ना। x बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो ये फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, तो मुझे चाहिए माइनस में 2, तो -2 और +1, तो मतलब +2, ये हो गया x -1 x +2, 1 तो x की वैल्यू 1 और -2। तो आपको इसमें बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, रीजन द फर्स्ट ऑक्टेंट कह दिया। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब निगेटिव नहीं हो सकता कोई भी, तो 0 से 1, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, मुश्किल नहीं है, देखिए। तो यहाँ से आ गया सीधा सीधा वॉल्यूम जो मैंने किया है, तो जेड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और एक्स से 2 माइनस एक्स स्क्वायर था 0 से 1। अब एक्स का काम तो एक्स में आएगा ना, तो एक्स का काम तो एक्स में आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर कर दो, और यहाँ से वाई का 1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, चेक करते हैं आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जो दे रखा है इन्होंने। तो dx तो आ जाएगा 2/3 माइनस 1/5 माइनस 1/4। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, चलो 20 5 60 लेना पड़ेगा, तो 40 माइनस 15, इस तरह से। तो देखिए 40 माइनस कितना आ गया, ये 40 माइनस 27/60, 13/60। तो ये हो गया, इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। है ना, रफली देखिए क्या आता है, तो चल जाएगा 6 दूने 12, ठीक। 0.216। हाँ सही है ना, आंसर भी यही है, ठीक। हाँ सर यही आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, तो नेक्स्ट जो है किसका रह गया अब, तो पॉलमी है नहीं अभी, शायद वो पूछ रही थी क्या है ये, x1 x2 24 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा,
हाँ जी, तो आपके कौन से क्वेश्चन रह गए सैनी? लास्ट वाले 2 रह गए शायद। हाँ सर वो एक क्वेश्चन सर, वो जो सर पवन सर को भेजा, मतलब ग्रुप में भेजी थी, तो पवन सर ने सर, और सर सेवेंथ का जो है, 7th का क्वेश्चन ए, हाँ, सर क्वेश्चन बी मैंने कर ली, लेकिन क्वेश्चन ए में सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। क्या करना है? सर इसका सर वो ऑलमोस्ट योर कन्वर्जेंस दिखना है सर, चेक करना है। तो इसका थ्योरम क्या था? ऑलमोस्ट योर कन्वर्जेंस का? वो सर बोरेल कैंटिलीलेमा से मैंने की थी इसका, मतलब वो बोरेल कैंटिलीलेमा था कि समेशन ऑफ पी ए, मतलब पी मॉट ऑफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो, ऐसे करके करना था। तो बोरेल कैंटिलेमा क्या कहता है? बोरेल कैंटिलीलेमा कहता है कि इसका जो सम है वो कन्वर्जेंट होगा, मतलब समेशन ऑफ पी ऑफ ए एन कन्वर्ज मतलब लेस देन इंफिनिटी होगा, तब जाके वो ऑलमोस्ट श्योर, मतलब वो श्योरली जीरो होगा, मतलब पी ऑफ ए एन जीरो होगा। सम ऑफ होगा, सम ऑफ पी ऑफ एन लेस देन इंफिनिटी। हाँ बताइए। ये इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन इंफिनिटी 1 होगा। ध्यान से। तो हमने क्या कहा था? एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, क्या थ्योरम था? सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, ये क्या होनी चाहिए? ये एप्सिलॉन सीरीज क्या होगी? कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? कन्वर्जेंट होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, रुक जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, मोर देन एप्सिलॉन ले रहा हूँ मैं, तो मतलब चेक करो, थ्योरम लिखा रखा, आप रिवाइज नहीं करते, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। ये थ्योरम है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे जब नहीं आते तो रिवाइज करो ना इसको, क्या है थ्योरम में कि एक्सन, ये एक्सन कन्वर्जेस, तो अगर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सन दिस इज अगर जीरो आता है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, तो मोर देन इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगी। हाँ बताओ। चेक करो थ्योरम क्या कहता है ये, है ना? इसका मतलब ये है ना कि मॉड एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो तो लेकिन इसका जीरो ही नहीं हो रहा है, इसे एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। किसका? मॉड ऑफ एक्सन मतलब क्या है? मॉड ऑफ एक्सन माइनस ई ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, वही तो सर ओरिजिनल, मतलब आपका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो उससे डिराइव होके शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा है, लेकिन क्या है कि उसका एक्सपेक्टेशन ही तो जीरो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो है, इसीलिए वो मॉड ऑफ एक्सन ग्रेटर देन और लेस देन जो भी लिख रहा है, क्योंकि वो जीरो में एक्सपेक्टेशन आ रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जीरो ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन है, कोई कोई काम नहीं है, रुको, एक्सपेक्टेशन है कोई काम थोड़ी है। मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, ये कितना आएगा यहाँ पे? तो 1 माइनस लेस देन एप्सिलॉन, तो 1 माइनस लेस देन एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब एक्स एन बराबर जीरो हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स एन बराबर जीरो कितना आ जाएगा? ये बता रखा है क्वेश्चन में, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। अब इसका सीरीज क्या होगा बताओ? मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बताओ ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी? कन्वर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्जेंट है, तो प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन आप क्या है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ए का ही? अच्छा ए में कर दिया, तुम्हें कौन बी करना है? नहीं नहीं, बी तो मैंने कर मैं ली ए है, ही कर रहा वो ए। हूँ, ध्यान से देखो, ए ही कर रहा हूँ, हाँ।
बताओ पहले ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन कितना होगा? लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू फिर 0 होगा। रुको पहले तो फाइनाइट है तो यहाँ से मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन ये हो जाएगा 0, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन है ना, ठीक है, तो 0 हो गया, इसका मतलब है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू यस, तो यहाँ पहला ऑप्शन ट्रू है, ए एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, ठीक है, क्या दिक्कत है बताओ, ये सॉल्यूशन है, ये थ्योरम यूज़ किया मैंने, कन्वर्ज कर रहा है ना, सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंट है ये। अच्छा, आपने वो उसको लेस देन एप्सिलॉन को पी ऑफ एक्स 0 क्यों लिया? मतलब वही मुझे डाउट है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। एप्सिलॉन बहुत स्मॉल नंबर है, तो तुम्हारा हाँ तुम्हारा एक्सएन का एप्सिलॉन सपोर्ट कितना है? यहाँ एक्सएन के पास क्या 0 और 1 है, और ई टू द पावर n और 1 है। हाँ जीरो, 0 है, सॉरी। हाँ और ई की पावर एन है, तो क्या हाँ ई की पावर एन हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा? एप्सिलॉन इज आर्बिट्री रियल नंबर, अरे मैडम एप्सिलॉन हो सकता है 1/1 ट्रिलियन, मान लो ऐसा है, या 1/1000 ले लिया मैंने एप्सिलॉन को, तो बताओ कौन सी वैल्यू जो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगी? अच्छा अच्छा, वो 0 ही होगा। फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो यहाँ ये आ गया 0, सिर्फ 0 सेटिस्फाई करेगी, चाहे एप्सिलॉन अच्छा कुछ अच्छा, भी ले लो। और ये सब फिर से मैं ठीक। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब क्लास में मैं करा चुका हूँ, आप बैच 5 के वीडियोस देखिए, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सर ये आपने नहीं कराया क्योंकि ये सर ये एक सर बुक का क्वेश्चन है। तो बुक में अलग क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में अलग क्वेश्चन आए हैं, हाँ ये क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू में नहीं था। ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं वीडियो चला के दिखा दूँ तुम्हें? हैं? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, हद ठीक है, है। मतलब झूठ बोलने का हद होता है, मैं तो वीडियो चला के दिखा देता हूँ। शायद मुझे याद नहीं होगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। तो क्यों पढ़ रिविजन नहीं करते हो तुम? मतलब झूठ, मतलब एक होता है कि कॉन्फिडेंस झूठ बोलने का, मुझे याद है मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस 3 क्लासेस लिया है मैंने, सिर्फ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पढ़ाने पे 3 क्लासेस हुई हैं लगातार, जाके वीडियोस देखो ना वहाँ पे। क्यों रिवीजन नहीं करते हो, सीधा बस क्वेश्चन उठाए, नहीं हुआ भेज दिए, अरे सीखो भी तो कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्या लगता है 4 क्वेश्चन करने से आपको सब कुछ आ जाएगा? आप सीखते काहे नहीं, क्वेश्चन मैंने क्लास में अभी कैसे मैंने सॉल्व कर दिया, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस मैंने पहली बार पढ़ाए हैं गेट में इस बार, और मुझे भी इससे पहले आता नहीं था, मैं पढ़ाता हूँ तभी पढ़ता हूँ, तो मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैंने क्लास में कराया है, बट हम भी भूल चुके, जैसे आप भूल चुके हो सब कुछ हम भी भूल चुके होते हैं, तो हम पढ़ाने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, बढ़ाना है तो सेम आपको भी करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में हमने कराए हैं, क्या आपने पीवाईक्यू में जितने भी ऑलमोस्ट श्योर वाले सारे कर लिए आपने? नहीं मतलब ये सेम कुछ क्वेश्चन हमने क्वेश्चन। क्लास में जाकर देखिए ना वीडियोस में आप ठीक से, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में 3 वीडियोस हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कराए ना हमने। अरे मान लो सेम क्वेश्चन नहीं कराए, इस क्वेश्चन इस तरह के जहाँ, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन से किए हैं सर आपने, तो उसको टाइप के जाकर देखो ना, क्वेश्चन। सीखो, क्या सीखते काहे नहीं हो, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, सॉल्यूशन रट्टा मारने से थोड़ी होगा, कॉन्सेप्ट काहे नहीं समझ रहे हो, ये एक थ्योरम है, इस पे सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ऑलमोस्ट श्योर वाला जो इस तरह के क्वेश्चन है डिस्क्रीट वाले, इस थ्योरम पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये थ्योरम है, इसको आप लगाओ ठीक से, प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चन सॉल्व करके, जो हमने क्लास में कराया वो भी प्रैक्टिस करो ना आप, तो आपको समझ आएगा। मतलब आपकी स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आती, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, ना कभी रिवीजन करते हो सिलेबस का, कभी कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन नहीं पता होता है आपको, पूरे साल आपने पढ़े उसके बाद कॉन्टिन्यूटी नहीं पता आपको क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको रिवीजन कीजिए ना सिलेबस का, मैं फिर से कह रहा हूँ आप रिवीजन कीजिए एक बारी सिलेबस का, पीवाईक्यू का, एक बार सिलेबस का रिवीजन कीजिए ना, पीवाईक्यू का जो जो क्वेश्चंस आपको शुरू में मुश्किल लगे तो उसको फिर से सॉल्व कीजिए पीवाईक्यू वाले, देखिए अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैं श्योर हूँ आपको अभी भी उन क्वेश्चन में डाउट होगा जो पहले डाउट था, क्योंकि आप दोबारा तिबारा तो करते ही नहीं है, आपको जब सेकेंड टाइम देखते हैं फिर ग्रुप में भेज देते हैं, तीसरी बार देखते हैं फिर ग्रुप में भेज देते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को आप हर बार भेजते हैं, जो मैंने क्लास में कराए हो तब भी, नहीं कराए हो तब भी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो उससे पहले आप ये तो देख लो कि हमने क्लास में ऐसा जब थ्योरी पढ़ाया तो कराया है कि नहीं कराया, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आपसे नहीं हो रहा है, वो सीखना है ना। यहाँ मैं कह रहा हूँ जैसे ये मैंने सॉल्व किया तो मुझे याद है कि इस तरह क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट कराए मैंने, इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी उन्होंने सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा है, वहाँ सेम बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि वाई दिस इज 0, तो वहाँ भी मैंने ये बता रखा है।
डाउट पूछने में दिक्कत नहीं है, जब आपको पीछे की चीज़ें नहीं क्लियर है या पीछे की चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होता है। कि आप बच्चे थोड़ी हो कि एकदम सब कुछ एक एक चीज़ रटवाया जाए, रटना थोड़ी है। आपको समझा दिया गया, आप ट्राई करो। तो ट्राई करके जब डाउट पूछो, पूछो क्या डाउट है। आप कह रहे हो बी वाला पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट नहीं हुआ, मुझे आप बताओ बी कैसे हो गया आपसे। तो बताइए कैसे बी किया आपने। ए नहीं हुआ, बी में ऐसा क्या था, देखिए जरा क्वेश्चन। मैं करूँगा बी भी सेम का अप्रोच लगाऊंगा, बी में भी मैं। बी में क्या आया था आपका, ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस आया हाँ ना। सर, बी से हो गया है सर, बी में मैंने क्या कर आंसर है, लिया क्या है बी का आंसर, कन्वर्जेंस होगा कि नहीं होगा। सर। हाँ सर, बी का जो आंसर मैंने निकाला है उसका क्या, क्या है बताइए। मुझे देखकर बताना पड़ेगा। कहाँ देखी हो, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने सॉल्व कर लिया उसका आंसर, उसका एक्सपेक्टेशन। हाँ मैंने कर लिया। एक्सपेक्टेशन से कैसे आप निकालते हैं, आप वो लगा रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात सर कोई स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ नहीं सर, वही मॉड ऑफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, उसका सर सम ले रही हूँ। और सम लेने से सर उसका वो आ गया था सर 1/n⁴ n आ गया है। n और वो n में सर n स्क्वायर हो गया था, तो n स्क्वायर कन्वर्जेंट होता है लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए p ऑफ an 0 आ रहा है, तो इसलिए ऑलमोस्ट श्योर 0 पे हो गया। लेकिन वहाँ कन्वर्ज नहीं करेगा, आप ध्यान से देखो। यहाँ मेरा 1/n² आ गया ना, इसलिए कन्वर्ज कर गया। आपके वाले बी पार्ट में 1/n आएगा, ध्यान से देखो आप। तो 1/n² आएगा। कैसे, बी पार्ट में क्या है देखिए जरा, आप बी पार्ट में क्या दे रखा है, मास 0 पे, 0 पे क्या है। हाँ मास 0 पे 1/n है। हम्म 1/n है। फिर। अच्छा मैं देखती हूँ सर, मैंने कहाँ क्योंकि सॉल्यूशन की यहाँ थी पे वो जब नहीं। 0 पे आप लिखोगे 1/1 माइनस 1/n, तो कट के ये 1/n बनेगा। 1/n की सीरीज डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो हाँ 1 आ सर जाएगी मैंने तो उल्टा 0 हो ले जाएगा, ली थी। तो नॉट कन्वर्जेंट आएगा, चेक करना एक बार। हाँ सर, नॉट कन्वर्जेंट होगा, मैंने इसको मतलब गलती से इसको 0 लेस 1/n तो डाइवर्जेंट होता है, आप तो पहले इसीलिए ये। ना सारा लिखो, आप एक बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस के जो भी वर्ड्स हैं उसके एक एक टर्म का डेफिनेशन लिखो आप खुद से। एक नोटबुक बनाओ ना सिलेबस का, जहाँ आपने नोट्स बनाए होंगे कि ये नोट्स पढ़ने रिवाइज करने हैं। तो नोट्स बनाओ ना सिलेबस का, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, वहाँ देखो ना आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अगर पीवाईक्यू ढंग से हो गया तो ये सब नया क्वेश्चन थोड़ी है, छोड़िए। हाँ जी नेहा, देखिए क्या है। एस आपके पास है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट x² + 4, अच्छा एक मिनट, x² + 4y² लेस देन इक्वल टू 1 एंड x+y लेस देन इक्वल टू 0, यही है ना। ओके, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तो x² + y² अपॉन 1/4 लेस देन इक्वल टू 1 ये है, और x+y लेस देन इक्वल टू 0, अच्छा मतलब y लेस देन x। तो इसका क्या है, इसके आप पोलर वो निकालेंगे तो क्या आएगा। x की वैल्यू ले सकते हैं हम लोग क्या, cos थीटा, एंड y को ले सकते हैं 1/2 sin थीटा। देखिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, x+y लेस देन इक्वल टू 0 कह रहा है, मतलब x+y लेस देन इक्वल टू 0, तो इधर वाले रीजन में। और इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये इलिप्स है ना, तो इलिप्स में कब x 1 है और y 1/4 है, y 1/2, तो ये इलिप्स है। तो इस रीजन का पॉइंट लेना है मुझे, मतलब इसके पॉइंट पे चेक करना है मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं इस तरह के इसमें, ये बाउंड्री कर्व है, ये बाउंड्री कर्व क्या है, x+y = 0, और एक बाउंड्री ये है। तो ये जो बाउंड्री लिया उसके ये पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि f ऑफ x, y आपको गिवन है x² - 4y², x² - 4y² + 3xy, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन s e at a and b is respectively 4 alpha plus beta, okay। देन 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ इस फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, ये एक्स को रख देंगे cos² थीटा, और यहाँ आ जाएगा 4, अच्छा 4 कट जाएगा ना, y² है ये, तो y² मतलब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 कैंसिल तो कितना sin² थीटा प्लस
फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/2 cos थीटा sin थीटा। बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होता है cos 2 थीटा ना, और ये 3/4 sin 2 थीटा। तो अभी तक तो ये है जब मैंने कर्व ये लिए। अच्छा ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, तो ये आ जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस, यही ना। तो पूछ रहा है हमसे कि, तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा है ना, अल्फा मैक्सिमम है, मान लीजिए अल्फा इज मैक्सिमम, यहाँ ए भी वही मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है आपका √1 + 3/4 का स्क्वायर, और मिनिमम कितना है -√1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, हाँ जी नेहा, अब हो तो कितना हो, 0 नहीं हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से। और अगर आप यहाँ पे y = -x रख दो तो क्या होगा, अगर y = -x रख दे तब भी तो fx बनेगा x² - 4x² - 3x²। अच्छा, तो मतलब -6x²। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू x क्या है हमारा, x रेस्ट्रिक्टेड है इससे, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या है पॉइंट, यहाँ था x में 1 -1, तो -1 का मतलब 1 रखते मिनिमम -6 हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि x² है ना, तो ये तो हमेशा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल सकती है दिस वन, तो मतलब x को -6 रहेगा ना मैक्सिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू -6 होगी। यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से 3/4 थी, तो मैक्सिमम यहाँ से कम आएगा। अच्छा, इसने 0 इसलिए दिया क्योंकि इसने इसी पॉइंट पे निकाल दिया, इसका कोई यूज़ नहीं किया है, x + y <= 0। ठीक है, आई थिंक इसको देख लो, आई थिंक ये आंसर जो है ना इसी के हिसाब से लिख दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सम करके 0 कर दिया है, इसीलिए। चलो भाई यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, और ट्राई करके आओ। कोई क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया आपका सयानी, कल पूछ लेना, ठीक है, जो रह गया आपका वो वाला लैम्डा वाला ना, ये आई थिंक कई और लोगों ने पूछे हैं ये क्वेश्चन है। हाँ सर, और बच्चे ने भी पूछा था, आपने बोला था कि कर देंगे वो। ठीक है, तो कल आप पूछना, कल 9 to 11 में ये कराते हैं, 63 पूरा सॉल्व करता हूँ, आंसर निकालता हूँ, क्योंकि और भी लोगों ने पूछे थे ये क्वेश्चन, तो इसको कल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहीं स्टॉप करते हैं, चलो थैंक यू।